वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू डीमन स्लेयर के स्वॉर्ड सेवंथ विलेज आर्क एपिसोड 4 और 5 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे डीमन स्लेयर के। तो हमने अब तक देखा कि टोकितो को एक बच्चा दिखता है जिसे सामना करना पड़ता है एक डीमन का, जहाँ टोकितो सोचता है कि ये मेरी मेन प्रायोरिटी नहीं है, मेरी मेन प्रायोरिटी कुछ और ही है। लेकिन तभी उसके दिमाग में तांजीरो की बातें घूमने लगती है कि अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो दूसरे भी तुम्हारी मदद करेंगे, जिसको याद करते हुए वो बचाने पहुंच जाता है इस बच्चे को और इस डीमन का सामना करता है और उसकी मुंडी काट देता है। लेकिन उसके बावजूद उसे कुछ नहीं होता, उसकी मुंडी दोबारा रीजनरेट हो जाती है, जिसका मतलब इसका मेन पार्ट कोई और है। और वो इससे निकलता है उसके पीठ पे लगा हुआ गमला, जिसको काटने पे डीमन मर जाता है, जिसे देख के वो समझ पाता है कि इन सब के पीछे कैसे डीमन का हाथ होगा और ये कोई ब्लड आर्ट है, या मोर स्पेसिफिकली डीमन ब्लड आर्ट है। तो जिससे वो बच्चा काफी खुश होता है कि इसने उसको बचा लिया और काफी हद तक वो इसको पसंद नहीं करता था, बट ओवरऑल वो अपनी बातें कन्फेस करता है। जहाँ पर टोकितो वहाँ से जाने वाला होता है और इसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी बताता है कि मिस्टर कानामोरी पे ये वाले डीमन अटैक करने वाले थे, जिनको बचाते हुए इसको सामना करना पड़ा इस डीमन का। और वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि मिस्टर हागा निजुका की तलवार में लगे पड़े हैं, बिना खाए पिए और बिना सोए इस तलवार को ठीक करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इस प्रोसेस को छोड़ा तो वो तलवार दोबारा बन ही नहीं पाएगी। और हेल्प मांगता तोके कि प्लीज़ वहाँ चलो, उन्हें बचाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मना करने वाला होता है। लेकिन तभी उसको अपने मास्टर की बातें याद आती है, जहाँ वो कहते हैं तुम दोबारा खुद को ढूंढ लोगे, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे, तुम्हें तुम्हारी मेमोरी दोबारा ज़रूर मिलेगी। तो जब वो मौका आए तो ध्यान रखना, क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग खुलने सा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें साफ साफ दिखने लगेगी। और अगले पल वो कोत्सु को अपनी पीठ पर उठाए भागना शुरू कर देता है मिस्टर कोनामोरी के पास और ठानता है कि सबको बचाएगा वो, क्योंकि वो एक डीमन स्लेयर है जो लोगों की रक्षा करते हैं। अब आगे तांजीरो के पास, उसने उड़ते हुए डीमन के पैर काट दिए थे, जिसके एक हिस्से ने उसको पकड़ा हुआ था, और उसी से एक सर निकलता है, जिसके बाद वो दोबारा वार करने जा रहा होता है तांजीरो के ऊपर। लेकिन तांजीरो समय रहता है उसको काट देता है, लेकिन इसके 2 टुकड़े और हो चुके हैं, मतलब दोबारा डीमन बन जाएंगे। तो वो डीमन दोबारा रीजनरेट होते हैं, जिनमें से छोटे छोटे डीमन निकलते हैं सेम नाम वाले, जो वार कर देते हैं तांजीरो के ऊपर। जहाँ तांजीरो समझ पाता है कि इनके 4 रूप हैं, जो है गुस्सा, खुशी, दुख और मज़ा। जिसके बाद इनका जो भी हिस्सा होगा वो अलग हिस्से के रूप में हिस्सा होगा, जिसका मतलब अगर वो और हिस्से में नहीं बट पाएंगे तो हम इन्हें आसानी से मार सकते हैं। जहाँ पे इन दोनों हिस्सों पे तलवार गाड़ता है अपनी, तांजीरो और दोनों हिस्से मर जाते हैं। लेकिन तभी वो उड़ने वाला डीमन दोबारा तांजीरो की तरफ आता है और अपना एक वार करता है, जिससे बचता तांजीरो किस तरह से, जिसको देखकर तांजीरो प्लान बनाता है वापस नेजुको और गेन्या के पास जाने का। लेकिन इस उड़ने वाले डीमन के वार काफ़ी तेज़ होते हैं, जो तांजीरो को काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रहे होते हैं। लेकिन जिस बीच तांजीरो भी अपने फोकस से इसकी मुंडी बीच में से काट देता है, जिसके बाद भी वो डीमन एक और वार करता है, जहां उसके एक और वार करने से पहले उसका मुंह चीर देता है तांजीरो। और उसके बाद वो डीमन फिर से खुद को संभाल कर आसमान में उड़ता हुआ तांजीरो के लिए और मुश्किलें खड़ी करता है। और दूसरी तरफ निजुको और गेनिया के पास एक डीमन ने अपना हथियार गेनिया के आर पार कर दिया है और दूसरा भिड़ रहा है निजुको से। पर वही गेनिया इस वार के बावजूद हार नहीं मानता और अपने गन निकाल के एक और वार करता है इस डीमन के ऊपर, जिससे इस डीमन की मुंडी उखड़ जाती है, क्योंकि दोबारा अपनी मुंडी सही जगह पे लगा लेता है। पर जहाँ साथ ही गेनिया का काफ़ी सारा खून निकल चुका है, तो क्या वो कुछ और कर पाएगा, या शायद वो मरने वाला है इस वार से। पर तभी हम देखते हैं कुछ बड़बड़ाते हुए गेनिया को, जिसको ये डीमन स्पेसिफाई करता है द अमीडा सूत्रा से। लेकिन चाहे जो भी हो, इसको मारने के लिए और वार करता है डीमन, जिससे सरप्राइजिंगली गेनिया बच जाता है और एक और वार करने जा रहा होता है उस डीमन की मुंडी पर। लेकिन तभी दूसरा डीमन अपने बिजली वाले वार से इसको रोक देता है, जिस सबके बावजूद गेनिया एक गोली चलाता है, जिससे उसका एक हाथ टूट के अलग हो जाता है। पर दूसरा डीमन वार करता है गेनिया पे और वो एक किनारे गिर जाता है। अब अगर हम बात करें नेजुको की, तो उसके सामने वाला डीमन अपना पैर उसके पेट से आर पार कर देता है और उसका हाथ मोड़कर तोड़ने वाला होता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं तगड़ा सा वार नेजुको का, जिससे वो लात मारते इस डीमन के मुंह पे और उसका जबड़ा खुल जाता है। पर इससे पहले कि वो अपना जबड़ा रिपेयर करके खुद को संभालता, नेजुको से वार करती है अपने डीमन ब्लड आर्ट से, जिससे वो डीमन जलना शुरू हो जाता है। जहाँ नेजुको उसका एक हाथ उखाड़ कर उसके हाथ में पड़े पंखे से एक तगड़ा वार करती है इस डीमन के ऊपर, जिससे वो बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। पर तभी इससे पहले को खुद को संभालती गुस्से वाला डीमन अपनी छड़ी से एक वार करता नेजुको के ऊपर, जो उसके गले के आर पार हो जाता है और साथ ही फिर बिजली के झटके हम देख पाते हैं। तो वहीं तांजीरो सामना कर रहा है उस उड़ने वाले डीमन का, जिसकी तेजी ऑलमोस्ट लाइटनिंग फास्ट है, जिसको समझ नहीं पा रहा तांजीरो। बस इस पल में उम्मीद कर सकता है कि गेनिया और नेजुको ठीक हो। तो गेनिया जो कि गिरा पड़ा था, वो सबके बावजूद भी मंत्र पढ़ना जारी रखता है, जहाँ वो डीमन भी ये देख के हैरान होता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, जिसके जवाब में वो कहता है मेरा नाम है गेनिया शिनुजुगावा, तो इस नाम को भूलना मत, क्योंकि ये वही है जो तुम्हें मारेगा।
और वैसे तांजिरो नेजुको और गेन्ने की फिक्र करते हुए उल्टे पाव भागना शुरू करता है उनकी तरफ। जिस पल वो डीमन पीछे से उसके ओर वार करने जा रहा होता है, लेकिन तांजिरो उससे बचकर अपने तलवार से उसके ओर वार करता है और उसकी राइड करते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ उसकी तलवार उसके मुंह के आर पार होती है। जहाँ तांजिरो का अनुमान सही था कि इसका शरीर काफी हल्का होगा, वरना ये इतने छोटे पंखों से उड़ ही नहीं पाता। जहाँ तांजिरो उसके ऊपर से ग्लाइड करते हुए पहुंचता है उसी जगह जहाँ से उड़ कर वो यहाँ आया था, या गिर के वो यहाँ आया था, और इस डीमन को एक दीवार पर टिकाते हुए उस दीवार को तोड़ के अंदर एंट्री मारता है तांजिरो, जो बचाने के लिए आगे बढ़ता है नेजुको को। लेकिन तभी वो गुस्से वाला डीमन इस पर वार करता है, जिसको तांजिरो डॉज करता है दूसरे डीमन के पैर से, क्योंकि दोनों के सेल काफी तक सेम है तो उसके ऊपर बिजली का असर बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तांजिरो जब इस घर के अंदर एंटर हुआ था तो उसने उस डीमन का एक पैर का हिस्सा काट लिया था, ताकि उसके इस्तेमाल से वो लड़ सके इस डीमन से और बचा सके नेजुको को। जहाँ अगले ही पल उस डीमन का मुंह चीर कर वो आगे बढ़ता उस पैर से उस छड़ी को पकड़ के बाहर निकालने में, जहाँ उसे बिजली के झटके महसूस नहीं होते। पर उसी पल गुस्से वाला डीमन खुद को संभालता है और वार करने वाला होता तांजिरो के ऊपर, जिस वार को पूरा होने से रोकते नेजुको और बचाते है तांजिरो को, और उस डीमन में वार करते अपने ब्लड डीमन आर्ट से। पर तभी दूसरा डीमन अपने हाथ में पंखा लिया आता है और ऊपर से इनके ऊपर वार करता है, जिससे काफी तगड़ा प्रेशर बिल्ड होता है इनके ऊपर और ये जमीन में धंसते चले जाते हैं। तो शायद इससे नेजुको और तांजिरो हार गए हैं, क्योंकि तभी वो अपने पंखे से अगला वार करने जा रहे होते हैं इनको हराने के लिए। पर उससे पहले हम बढ़ते गाँव की ओर, जहाँ पे सभी परेशान है डीमन से और काफी सारे लोग उनके आतंक से मारे जा रहे हैं, जिसकी खबर एक हाशिरामा को पहुंचती है और वो हाशिरामा पहुंचते इस गाँव की ओर, जो होती है मित्सुरी कानारोची। तो अब कहानी में आगे हम देख पाते हैं टोकितो को कोतात्सु को अपने पीठी पर लटकाए तेजी से आगे बढ़ते हुए, जहाँ उन्हें मिल जाते हैं मिस्टर कोनामोरी, जो एक डीमन के डर से पेड़ के ऊपर चढ़े होते हैं, जिस डीमन को एक ही वार से मार देता है टोकितो। तो जहाँ मिल पाते हैं कानामोरी और टोकितो, जो कि पहली बार मिल रहे हैं, और फिलहाल के लिए कानामोरी है तलवार बनाने वाले टोकितो के लिए, जिनसे तलवार के बारे में पूछता है टोकितो, जो कि उन्होंने तैयार कर दी है, जो कि वैसे तय समय से पहले था, जैसा उन्होंने तांजिरो के कहने पर किया, जिसने कहा कि उनको इसके प्रति थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने पता किया कि पहले टोकितो के लिए तलवार कौन बनाया करता था। पर इससे पहले की बात कंप्लीट कर पाते कोतात्सु याद दिलाता है हागे नेजुको-सान के बारे में, जिनके ऊपर की डीमंस का हमला हो रहा है। और फिर वो लोग बढ़ते हैं उस तरफ जहाँ रास्ते में उन्हें एक डीमन दिखता है, जिसको पहले ही महसूस करके टोकितो इन लोगों को वहीं रुकवा देता है। तो उनके सामने आता है एक वास, और उस वास के अंदर बसा हुआ एक डीमन। अब आगे खतरे की घंटी बज चुके पूरे गांव में, क्योंकि डीमंस का हमला हर तरफ हर कोने पर हो रहा है, जिससे भारी जान माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन तभी पहुंचती है यहाँ पर मित्सुरी कानरोची, जो कि हाशिरामा होती है और इन डीमंस को ठिकाने लगाती है और बहुत सारे डीमन को काफी आसानी से हराते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और आगे बढ़ते चीफ के पास, जहाँ पे एक तगड़ा डीमन आया हुआ है जो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उस डीमन ने उन सभी डीमन स्लेयर गार्ड को मार दिया जो कि वो अपॉइंट किए गए थे, और शायद अब अगली बारी इस गांव के चीफ की है। लेकिन जहाँ पहुंचती है मिस कानरोजी, जिनके पास होती है एक अजीब सी तलवार जो एक रिबन की तरह फैली हुई होती है, वैसे जो इस्तेमाल करते हैं लव ब्रीदिंग टेक्निक का, और उनके लव ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को हम देख पाते हैं। और दिखता शिवर ऑफ फर्स्ट लव, जिसके साथ तेजी से आगे बढ़ती है और पीछे जो छूटता है वो होते हैं चीथड़ेज डीमन के, और उसके सर पे लगे चारों वॉल्स कट जाते हैं इससे, जिनके चंगुल से चीफ आजाद होते हैं और उनको अपनी बाहों में ले लेती है मिस कानरोजी। वैसे जिसको देख के अगला बंदा भी यही इच्छा जताता है अपनी। पर आगे हम बढ़ते हैं डीमन की ओर, जिनसे लड़ रहे थे नेजुको और तांजिरो, जहाँ नेजुको तांजिरो को अपने पीठ में उठाए भाग रही थी, क्योंकि तांजिरो बेहोश था। जिस पल उसे होश आता है और गुस्से वाला डीमन बिजलियों के वार करता है इनके ऊपर, जिसकी चपेट में दोनों आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तांजिरो उसके अगले वार से बचाकर नेजुको को वो सब अपने कंधे उठा के भागना शुरू करता है, क्या इसी को कर्मा कहते हैं। जहाँ दूसरे डीमन अपनी विंड वाली शक्तियों से इस पूरी जगह को तहस नहस कर देता है, जिससे तांजिरो और नेजुको भाग रहे थे। लेकिन जब वो जगह तहस नहस होती है, नेजुको और तांजिरो भी मलबों के साथ उड़ते हुए जा रहे होते हैं, जिस बीच नेजुको तलवार पकड़ती है तांजिरो की, जो मलबे में दबने के बावजूद भी उसकी तलवार छोड़ती नहीं, जहाँ उसके हाथ से खून निकलकर तलवार से टपकना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें टोकितो की, तो उनके सामने वाला डीमन भी उसको अपना आर्ट वर्क दिखाता है, जो एक वॉस से बाहर निकलता है, वैसे गमला बोलना ठीक है, जो एक गमले से बाहर निकलता है, और उसके आसपास हम देखते हैं कई सारे लोगों की लाशें एक साथ चिपकी होती है, जिसको वो नाम देता है डेथ थ्रोइस ऑफ द समिट्स, जिन सभी को ये दोनों जानते थे, जिसको देख के दोनों काफी तक इमोशनल हो जाते हैं। पर जहाँ ये सन की डीमन इन पे लगी तलवार और इनके ऐसे शेप्स की व्याख्या करता है कि क्यों मैंने इनको ऐसा करके बनाया, जहाँ इसमें से एक तलवार को घुमाता है, जिससे उसमें लगे कि इंसान को काफी ज्यादा चोट आती है और चिल्लाना शुरू कर देता है, और उसका खून फवारे की तरह यहाँ फट कर गिरता दिखता है, जिससे कोकेत्सु काफी तक टूट जाता है। अब आगे टोकितो उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता और एक वार करता है उसके ऊपर, जिससे वो बचकर दूसरे गमले की ओर पहुंच जाता है। जिसके बाद अगला वार वो करता है उसके वॉस के ऊपर ही, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा एक और जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। तो शायद जिसका मतलब इसका वॉस उसकी कमजोरी नहीं है, बाकी डीमन से अलग इसको मारने के लिए इसकी मुंडी काटनी पड़ेगी, जैसा सोचता है टोकितो। पर तभी अपने हाथ में एक और वॉस लेके आता है, जिसमें से निकलती है मछलियां, जिनके साथ वो वार करने वाला होता है 1000 नीडल फिश किल,
और जिनकी तरफ से बहुत सारे कांटे निकलते हैं, जिनको समहाउ डॉज कर पाता है तोकितो। पर उसका अगला वार कोतात्सुकी पर होने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पहुँचता है तोकितो और उन सारे वारों को अपने पर खा लेता ताकि वो लोग बच सके। और उन्हें कहता है तुम रास्ते में आओगे, जाओ कहीं जाकर छुप जाओ। और वो मछलियाँ और वार करते जिन सभी को डॉज कर लेता तोकितो अपने तलवार के इस्तेमाल से। पर जो सुइयां उसको गड़ी है उनके अंदर जहर है, जिससे धीरे धीरे तोकितो मर सकता है। और कितना अजीब है ना, कुछ बेकार के लोगों को बचाते हुए तो अपनी जान गंवा दो गई। और उसकी ये बातें सुनकर उसे सेम ऐसी बातें याद आती जब किसी ने कहा था कि तुम्हारी जिंदगियां बेमतलब है। और शायद वो भी डीमन था, पर टोकितो को वो इवेंट याद नहीं है। पर उसे याद है कि सालों पहले किसी ने उसको ऐसा कहा था। और एक गर्मी का समय था, जिसकी वजह से झिंगुरों की आवाज काफी तेज थी। पर कट टू उसके बाद हम बढ़ते हैं सामने उस डीमन के, जो कहता है हाशिरामा होने के बावजूद भी तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, तुम पे मैं कौन सा वार का इस्तेमाल करूं। और उसके बावजूद तोकितो अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ता है उस पे एक और वार करने के लिए। और उसका एक हाथ काटते हुए अपनी तलवार से गर्दन पर टच करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी साइड से निकालता हुआ एक और गमला, जिससे होता है बहुत सारे पानी का वार, जिसमें टोकितो फंस जाता है, क्योंकि ये होता है ब्लड डीमन आर्ट, वाटर प्रिजन पॉट। और जल्दी तुम दम घुट के मरोगे, क्योंकि एक डीमन स्लेयर के लिए उसकी ब्रीथिंग स्टाइल सबसे ज्यादा मैटर करती है। और तुम दम घुटने की वजह से मारे जाओगे, जिसके अंदर ऐसे सच में अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर पाता टोकितो। तो डीमन की तरफ से अब आगे हम देख पाते हैं नेजुको के खून से सन जाते तलवार तांजीरो की, और तभी उसकी तलवार पे पिंक कलर की फ्लेम जलना शुरू कर देती है। और नेजुको के खून से नई शक्तियां जुड़ती उसकी तलवार में, और उसकी तलवार का रंग बदल जाता है और वो बन जाती है एक्सप्लोडिंग ब्लड स्वॉर्ड। जहाँ उसके दिमाग में कोई बात चल रही होती है कि एक समुराई की तलवार सिर्फ लाल होती है किसी जंग के दौरान, जो कोई लेडी उसको कह रही होती है। जहाँ आगे वो कहते हैं कि बिना जंग के वो तलवार पूरी काले रंग की होती है, और ये अपने आप में एक खूबसूरती है। जहाँ ये बातें उसी समुराई से जुड़ी हो सकती है जिसको उसने अपने सपने में देखा था। जहाँ इस पावर की इज्जत करते हुए कहता है कि मेरा शरीर खून और मांस से बना है, जिस वजह से शरीर डरता है और थकता है। जहाँ उसकी तलवार फिलहाल उसी समुराई की तरह लग रही है। जहाँ आगे वो कहता है कि जितने भी लोगों से मिला तांजीरो की मदद की ताकि वो जिंदा रह सके, और तांजीरो को उन सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। और उन सबका एक ही गोल था, डीमंस को हराना और इंसानों की जानों की रक्षा करना। और तांजीरो उन सभी के लिए आया है। जहाँ तांजीरो अपनी तलवार लिए तैयार है इन पे वार करने के लिए। जहाँ इनमें से एक डीमन इसकी तलवार को देख के याद कर पाता है एक समुराई को, जिसकी तलवार भी सेम ऐसी ही थी, और जिसने काफी तक वाट लगा दी थी मोजन सामा की, और शायद हरा ही देता वो। और सेम वही तलवारबाज इस डीमन को तांजीरो के अंदर दिखता है। जहाँ जो डीमन आगे की तरफ बढ़ रहा था उसको भी उसके अंदर उसी समुराई की झलक दिखती है, जिसके बाद तांजीरो इस्तेमाल करता है हिनोकामी कागुरा सन हेलो ड्रैगन। जहाँ उसकी तलवार की आग की लपट तेज होकर एक जगह श्रिंक हो जाती है और कंप्रेस हुई तलवार की लपट से वो आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो इस डीमन की मुंडी काटते हुए आगे बढ़कर बाकी दो डीमन की तरफ बढ़ता है, और काफी तेजी से अपनी तलवार की आग की खूबसूरती लिए बाकी दो डीमंस का उनके वार करने से पहले ही अपने वार से किनारे कर देता है। जिसमें आखिरी डीमन जो कि अपने हथियार को आगे लिए उसको रोक रहा था, उसके हथियार के साथ उसकी मुंडी वो काट देता है। और हम साफ साफ देख पाते हैं इसके एनिमेशन में वो प्रेशर उसकी तलवार का जो कि वो फील कर रहा होगा अपने इस पावरफुल टेक्निक के साथ। और इस टेक्निक का नाम होता है हेड डांस, जिस सब के साथ इन तीनों डीमन का सर एक साथ कट जाता है। जहाँ तांजीरो याद कर पाता है कि लास्ट टाइम जिस डीमन का मुंडी उसने काटा था उस समय उसे कैसा लग रहा था। उसका शरीर काफ़ी तक तप रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो उसने फील किया वो अब सही से समझ सकता है उस चीज़ों को, और उसको दोबारा करके इन चारों डीमन की मुंडी के साथ काट भी सकता है। पर चौथे डीमन की मुंडी काट दिया गेन्या ने, और अगर ये सब कुछ साथ में हुआ होगा तो पक्का ये लोग जीत चुके होंगे। लेकिन गेन्या की हालत नॉर्मल नहीं लगती। जहाँ उसके मुंह से लार टपक रहा होता है और उसके दांत लंबे लंबे हो चुके होते हैं। जहाँ उसकी आंखें पूरी काली और पुतली पीले रंग की होती है और बालों में पीले पीले रंग के कुछ लटें दिखाई देती है। तो क्या हुआ गेन्या को? क्या उसे भी डीमन के ब्लड का इन्फ्लुएंस मिल गया और वो भी डीमन बन गया, या क्या है ये गेन्या का फॉर्म, जिसके बारे में जान पाएंगे आगे, जो शायद हो सकता है उसके मंत्र पढ़ने की वजह से भी हुआ हो, या फिर उसकी कोई टेक्निक हो जो उसने सीखी हो। बट वैसे अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे डीमन स्लेयर के आने वाले एपिसोड्स में, और क्या है गेन्या किस फॉर्म का राज? अगर आपको पता तो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।